नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको पता चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन निकल चुका है, फॉर्म भी भराने लगे हैं और आप सभी यहां पर फॉर्म अवश्य भर लेंगे। और आपको बताते चले बाज़ार में बाज़ारू किताब भी बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे चैनल भी आ गए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किससे और कहाँ तैयारी किया जाए, ठीक है। तो देखिए विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर झारखंड के टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यदि 1 से 5 के लिए जीके की तैयारी करना हो या आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए हम सिर्फ और सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज PDF और उसके साथ उसकी क्लासेज और साथ में बात करने की सुविधा भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से प्रथम 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में एडमिशन किया जा रहा है, लेकिन अब यह 100 कैंडिडेट पूरे हो गए हैं और फिर से 50 कैंडिडेट बढ़ाया गया है। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपकी यह राशि जो है अब बढ़ करके हो जाएगी 800 रुपये। कितने लगेंगे आपको? 800 रुपये लगेंगे यदि आप जुड़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए। तब यह वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज नोट्स और PDF दे रहे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सारे नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ आपको 500 रुपये में ही अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अभी के अभी जुड़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही कैंडिडेट बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे अब 800 रुपये। तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, जेटेट परीक्षा पास करने के लिए आप अवश्य जुड़े। तो चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न की और भारत के उत्तर में कौन स्थित है? भारत के उत्तर में कौन स्थित है? बंगाल की खाड़ी, हिमालय पर्वत, अरब सागर या हिंद महासागर, ठीक है। ये आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है और बिहार टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो भारत के उत्तर में कौन स्थित है? तो हम लोग जानते हैं भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है। भारत के सबसे उत्तर में जाइएगा तो क्या होगा? हिमालय पर्वत। बने हुए रहिएगा, रुके हुए रहिएगा, इसका ट्रिक भी हम आपको आज याद करवा देंगे। अभी तक कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन आपको आज हमारे यहाँ एक ट्रिक मिलेगा जिससे कि आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एकदम फाइनल क्लियर रहिएगा हमेशा और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर रहिएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगला यहाँ पर, भारत के दक्षिण में कौन स्थित है? भारत के दक्षिण में कौन स्थित है आपको बताना है। ये CG टेट में 1 बार आया हुआ है और बिहार टेट में भी 1 बार आया हुआ प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में कौन स्थित है? बंगाल की खाड़ी, हिमालय पर्वत, अरब सागर या हिंद महासागर, ठीक है। तो दक्षिण में कौन स्थित है? दक्षिण में आपका स्थित है यहाँ पर हिंद महासागर, ठीक है। कौन स्थित है? हिंद महासागर स्थित है। भारत के पूर्व में कौन स्थित है? भारत के पूर्व में कौन स्थित है? एकदम देखिए, अभी आपको लग रहा है ना कि क्यों, कैसे ये हो रहा है। अब इसके नीचे तुरंत ट्रिक दिया हुआ है, तुरंत ट्रिक। और आज के बाद आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कभी भी पूछा जाएगा ना तो आप एकदम कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, एकदम क्लियर बनाते चलिएगा, ठीक है। बस 1 मिनट रुक जाइए, प्रश्न के साथ आपको ट्रिक भी अभी इसके नीचे दे दिए हैं हम ना। सारा जो ज्योग्राफी चाहे हिस्ट्री इसी तरह से आपको बना हुआ है कि आपको JCERT का है, प्रश्न कम है और उसको समझाया अच्छा तरह से गया है, बीच बीच में उसका ट्रिक भी दिया गया है। तो इससे बेस्ट क्लास आपके लिए देखिए नहीं हो सकता है। इसलिए आप जुड़ करके यहाँ से जरूर तैयारी कर लीजिएगा जिससे कि आपको 100% सफलता मिल सके, ठीक है। भारत के पूर्व में कौन स्थित है? बंगाल की खाड़ी, हिमालय पर्वत, अरब सागर या हिंद महासागर, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ देख लिए कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है। और दक्षिण में कौन है? दक्षिण में द से हिंद महासागर है। अब बचा यहाँ पर पूरब। पूरब में ब से होगा, देखिए बंगाल की खाड़ी। पूरब में ब से बंगाल की खाड़ी याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारत के पश्चिम में कौन स्थित है? यह पूछा है। भारत के पश्चिम में कौन स्थित है? हिमालय पर्वत, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या अरब सागर, ठीक है। हम लोग देख लिए, उत्तर में है हिमालय पर्वत, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में है हिंद महासागर। अब बचा पश्चिम, तो पश्चिम में बच गया अरब सागर, ठीक है। ये आपका जो है असम टेट में पूछा गया था, असम टेट और यहाँ पर CG टेट दोनों में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए। चलिए इसको देख लेते हैं। भारत की चौहद्दी था, जो अभी था वो क्या था? भारत के चौहद्दी था। तो भारत की चौहद्दी को याद रखने का एक ट्रिक है,
भारत की चौहद्दी को याद रखने का एक ट्रिक है, आप देख लीजिएगा, इसके बाद आप कभी भुलाइएगा ही नहीं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है ट्रिक में, हिमा बंगाली ही अरबपति है। हिमा बंगाली ही अरबपति है, ठीक है। कौन अरबपति है? तो हिमा बंगाली है, हिमा वो है अरबपति है। तो इसी को याद रखना है कि हिमा बंगाली ही अरबपति है। आप यह किसके लिए याद रख रहे हैं? तो भारत की चौहद्दी के लिए याद रख रहे हैं। किसके लिए याद रख रहे हैं? भारत की चौहद्दी के लिए आप इसको याद रख रहे हैं, ठीक है। तो भारत की चौहद्दी, अब आप जान जाइएगा पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। तो देखिए एक बात आप याद रखिएगा, शीर्ष पर जो है ना, शीर्ष मतलब उत्तर जो कहलाता है, एकदम उत्तर, वो कौन हम लोग को रोके रहता है? हिमालय पर्वत रोके रहता है। कौन रोके रहता है? हिमालय पर्वत। तो एक चीज़ तो देखिए आपको याद है कि उत्तर में हमको हिमालय देना है, क्लियर है। उत्तर में हमको क्या देना है? हिमालय देना है। अब देखिए उत्तर में हिमालय देना है, तो चलिए डायरेक्शन के आधार पर चलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको बैठाएंगे यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर बना बनाया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से ये दिशा हो गया, ये क्या हो गया? डायरेक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्शन याद रखिएगा, सबको याद रखना है। ऊपर में क्या होता है? उत्तर। उसी के जस्ट नीचे में क्या होता है? दक्षिण। तो बाएं में क्या होता है? पूरब। तो बाएं में पश्चिम, ठीक है, यही होता है। अब देखिए आपको तो अभी हमने बताया कि उत्तर में रखिएगा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के लिए संकेत हो गया हिमा। तो हिमा यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, उत्तर से लिखना है। कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? उत्तर से लिखना। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे हिमा, इसका अगला डायरेक्शन पर लिखेंगे बंगाली, इसका अगला डायरेक्शन पर लिखेंगे ही, और अगला डायरेक्शन पर लिखेंगे अरबपति, ठीक है। क्लियर हो गया। तो उत्तर में कौन हो गया? हिमा से हिमालय पर्वत। और ये पूरब है, पूरब में यहाँ पर क्या लिखे हैं? बंगाली। तो बंगाली से बंगाल की खाड़ी, ठीक है। हिमा बंगाली, बंगाली से बंगाल की खाड़ी। ही देखिए लिखे हुए हैं दक्षिण में, ही से हो गया हिंद महासागर। और अरब लिखे हुए अरबपति, तो अरबपति से हो गया अरब सागर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार देख लीजिए, हिमा बंगाली ही अरबपति। कहाँ से हिमा लिखना स्टार्ट करना है? उत्तर से। कौन डायरेक्शन से? उत्तर डायरेक्शन से, ठीक है। ये उत्तर हो गया, उसी के नीचे दक्षिण हो गया, उसके यहाँ पर जो नए हैं ये पूरब हो गया, और इसके बाएं जो है पश्चिम हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो हिमा से स्टार्ट करना है। हिमा से हो गया हिमालय पर्वत। बंगाली, बंगाल से बंगाल की खाड़ी। ही से हो गया हिंद महासागर। और अरबपति से हो गया अरब सागर। क्लियर हो गया ना? हिमा बंगाली ही अरबपति है। तो उत्तर दिशा से इसको सजा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका छपता है और बहुत कंफ्यूज लोग कर देते हैं कि उत्तर में कौन होगा भाई, दक्षिण में कौन होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है हिमा बंगाली अरबपति। 2 बार 3 बार देखिए लिख लीजिएगा आप लोग ना, 2-3 बार केवल लिख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और किसी तरह से ये रटना नहीं है। देखिए रटिएगा ना तो उत्तर वाला दक्षिण में मारा जाएगा, और दक्षिण वाला पश्चिम में, और पश्चिम वाला जो है पूरब में मारा जाता है। इसलिए इसको सोच समझ के डायरेक्शन पर याद कर लीजिएगा। आप ही लोग के लिए बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसको देखिए यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। चलिए अब आपको कंप्लीट हो गया होगा भारत की चौहद्दी, ठीक है। हमारा देश भारत क्या है? हमारा देश भारत क्या है? द्वीप है, प्रायद्वीप है, द्वीप समूह है, या कोई नहीं? हमारा देश भारत क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपका जो है यहाँ पर सीजी टेट में पूछा था, बंगाल टेट में पूछा था, असम टेट में पूछा था, 3 टेट में ये आया हुआ प्रश्न था। तो हमारा देश भारत क्या है बताइए? तो हमारा देश भारत जो है वो प्रायद्वीप है, ठीक है। हमारा देश भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है, क्योंकि यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। क्योंकि यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। इसके पहले भी आपको वीडियो में हमने बता दिया है कि द्वीप और प्रायद्वीप में क्या है, ठीक है। तो जो 3 तरफ से घिरा है वो द्वीप, और जो 3 तरफ से घिरा है वो है प्रायद्वीप, और जो 4 तरफ से घिरा है वो है द्वीप, ठीक है। 3 तरफ से घिरे वाले को प्रायद्वीप कहते हैं और 4 तरफ से द्वीप कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चलिए अगला देखिएगा, लिखा हुआ है जो नोट्स यहाँ से परचेज करते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, सारा कुछ लेकर के पढ़ते हैं, उनको यहाँ पर सारा चीज़ इस तरह से मिलते रहता है। आप भी अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप अपने हाथ से यह मौका जाने नहीं दीजिएगा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद टेट आया है और सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, और आप बहुत बड़े बड़े कोचिंग चैनल में चले जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े किताब को पढ़ ले रहे हैं, जहाँ से आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन कम पढ़ के अधिक तैयारी करना है। उसका विकल्प मात्र एक जेसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का नोट्स ही है, बता देते हैं आपको अभी भी। तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूरा कंप्लीट 6 to 10 तक का यदि आपको देखना है तो हमारे चैनल पर सारा चीज़ उपस्थित है, और उसका नोट्स और पीडीएफ सारा चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ 500 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। चाहे आप 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है। और दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो 900 रुपये मिल रहे हैं। आप यहाँ से जरूर एक बार जुड़ करके सारा नोट्स PDF सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा देश भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। क्लियर हो गया ना, प्रायद्वीप कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? द्वीप, प्रायद्वीप, सागर, महासागर, ठीक है। यूपी टेट में 2 बार, CG टेट में 1 बार, हिमाचल टेट में 1 बार, और यहाँ तक कि झारखंड टेट में भी 1 बार ही पूछा है। 2000 ये 8-9 में एक टेट हुआ था जो कैंसिल हुआ था, उसमें भी ये पूछा था, ठीक है। देख लीजिएगा जाके प्रश्न है। तो 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखने का देखिए हम आपको एक तरीका ही बताते हैं। जाइए, कहते हैं लोग ना, क्या कहते हैं कि प्राय 3 आदमी को नहीं निकलना चाहिए, प्राय 3 आदमी को नहीं जाना चाहिए। तो वही 3 जैसी रहेगा ना, तो 3 में याद रखिएगा प्राय, तो प्राय मतलब प्रायद्वीप हो जाएगा, प्राय मतलब प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो प्रायद्वीप याद रखिएगा। क्लियर, बेसिक कंसेप्ट को किसी तरह से आपको क्लियर रखना है। अगला देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, भारत का भौगोलिक स्वरूप पार्ट है। इस पार्ट का अगर दूसरे में देखिएगा तो भारत का भौगोलिक स्वरूप, और ये इतना बड़ा चैप्टर है कि आपको हम क्या बताएं, इसीलिए इसको 3 पार्ट में हम लाएंगे, आपको छोटे छोटे पार्ट करके देंगे, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज तो हम लोग पार्ट 1 चल रहे हैं, कल इसका पार्ट 2 मिलेगा, परसों इसका पार्ट 3 मिलेगा भूगोल सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। ये प्रश्न अब तक आपको बता देते हैं, 1001 बार अभी तक का प्रश्न पूछ गया है। आप रेलवे, SSC, JSSC लेकर के देखिएगा तो आपको यह क्लियर हो जाएगा कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? अगर ऐसे देगा पूरा राउंड फिगर में तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, लेकिन इसी को पॉइंट में देता है तो 32.8 ऐसे 7 लिख देता है, ठीक है। तो कहीं 32.8 लिखता है, तो इसमें आपको क्या लिखा हुआ देखिए, 32.8 किस में लिखा हुआ? B में लिखा हुआ है ना। तो यही भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल यही है, और लगभग सब राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछ दिया गया है। एक राज्य में मत पूछिए, सब राज्यों में कभी न कभी पूछ ही दिया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मान के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। भारत का उत्तर में विस्तार कहाँ तक है? भारत का उत्तर में विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। भारत में उत्तर का विस्तार कहाँ पर है? उत्तर में क्या है आपका, यहाँ पर देखिए, उत्तर में कश्मीर है। उत्तर में क्या है? कश्मीर है। और इसके दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार कहाँ है? तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, ठीक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में विस्तार कश्मीर है, दक्षिण में विस्तार कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है? CG टेट, MP टेट, UP टेट, सब में ये प्रश्न आ गया, ठीक है। तो भारत के दक्षिण विस्तार कहाँ तक है? कश्मीर, कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश या कच्छ, ठीक है। तो ये दक्षिण में कन्याकुमारी है। क्या है? दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है भारत का क्षेत्रफल, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा, भारत का पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? भारत का पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? ये भी प्रश्न MP टेट में पूछा गया। उसी तरह से ये प्रश्न जो है आपका U टेट में पूछा गया और UP टेट में भी पूछा गया, ठीक है। तो भारत का पूर्व में विस्तार कहाँ तक है आपको बताना है, ठीक। पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? तो भारत का पूर्व में जो विस्तार है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का पश्चिम में विस्तार कहाँ तक है? तो भारत का पश्चिम में जो विस्तार वो है आपका कहाँ तक है? कन्याकुमारी, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या कच्छ, ठीक है। तो कन्याकुमारी तो हो गया दक्षिण में, उत्तर में हो गया कश्मीर, और अरुणाचल प्रदेश हो गया किस में? पूरब में। और पश्चिम में क्या हो जाएगा? कच्छ, मतलब गुजरात फैला हुआ है, ठीक है। गुजरात फैला हुआ है। ये भी प्रश्न आपको कम नहीं आएगा। ये भी प्रश्न आपका CG में, MP में, UP में और असम में, चारों जगह ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है आपको बताना है, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना है? जैसे ये हम लोगों ने A डायरेक्शन लिया, देखिए यहाँ पर A डायरेक्शन लिया, ठीक है। तो ये उत्तर से लेके कितना हो गया? दक्षिण हो गया, ठीक है। उत्तर से दक्षिण हो गया ना। तो उत्तर में क्या था आपका? ये कश्मीर था, कश्मीर, और दक्षिण में क्या था? कन्याकुमारी। दोनों कहे से था ना, दोनों का से था। तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध,
दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है और सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है, उत्तराखंड टेट में 1 बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका कहाँ से निकल कर आ रहा है, तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 में जाकर के आप टेक्स्ट बुक को देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में भारत स्थित होता है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अंडमान और निकोबार समूह कहाँ स्थित है, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका यूपी टेट में 1 बार, सीजी टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 1 बार, यहाँ पर प्रश्न आपका पूछ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2 प्रश्न पूछता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, दोनों को याद रख लीजिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। दोनों प्रश्न आपको निकल के हर शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं और यहीं पर गलत होता है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर नोट्स है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। अभी आपको बताए थे प्रश्न ये भी आया हुआ है, ये भी प्रश्न 10 से 11 बार से कम नहीं आया है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर हो गया। अब देखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 1001 बार ही प्रश्न पूछा गया है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट में। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु नाम है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, सन 2004 ईस्वी में आई सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में डूब गया है। ठीक है, तो जो इंदिरा पॉइंट था वो 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी लहरों के कारण यह जो है समुद्र में डूब गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न पूछता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, हो सके कि आपके जेटेट परीक्षा में आ जाए। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, या नहीं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं 32.8 यानी 32 लाख। ठीक है, 32,863 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कभी कभी दिया हुआ रहता है, उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये किस विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, यह किसके दृष्टि से पूछा गया है, तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। किसके दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है, तो भारत है। ठीक है, भारत है। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यह भी प्रश्न 1001 बार पूछा गया है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। क्लियर हो गया। अब देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल, वही हम बताए थे, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 7 बड़े देशों का नाम याद रखने का ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन है उसका नाम याद रखने का एक ट्रिक है, उसको आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका एक निकल के आ जाता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं यहाँ पर 2 गो कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश और 7वां सबसे बड़ा देश, ये 2 गो प्रश्न तो आपको मैंने 1001 बार आया हुआ है, लेकिन कोई कोई प्रश्न 101 बार भी आया हुआ है, 11 बार भी आया हुआ है, तो उसको भी हमको देखना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिक है क्या है, रुक अमेरिका, अमेरिका को धराया गया, क्या धराया गया, रुक अमेरिका ना, रुक अमेरिका चीन बल आया भारत, रुक अमेरिका चीन बल आया भारत। ठीक है, तो रूस से रूस, क से कनाडा, अमेरिका, चीन से चीन, बल से ब्राज़ील, आया से यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन हो गया, रूस, दूसरा बड़ा देश कौन हो गया, कनाडा, तीसरा बड़ा देश कौन हो गया, अमेरिका, चौथा बड़ा देश कौन हो गया, चीन, 5वां ब्राज़ील,
छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां में भारत है। तो यही पूछता है ज़्यादा करके रूस वाला और भारत वाला, लेकिन बीच में आएगा। तो इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, क्लियर हो गया। अभी जो हम लोग ट्रिक देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, क्योंकि ट्रिक क्या था, रूप, तो पहला रूस, दूसरा कनाडा, ठीक है। तो कभी कभी दूसरा भी देखिए अब तक पूछ दिया गया है, तो दूसरा वाला में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दो को तो बार बार आता है, इसलिए दो को लोग याद रखते हैं। कौन कौन याद रखते हैं, तो याद रखते हैं आपका सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस को याद रखते हैं, और एक सातवां, क्योंकि भारत का पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश कौन है, तो भारत, या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, छठा, सातवां, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, और सातवां बड़ा देश जो है वो आपका जो है भारत है, ठीक है। तो यही दो प्रश्न पूछता है, लेकिन कभी कभी ये भी पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो यहाँ पर लोग टाइम फीस हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो आपका कनाडा है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, भारत, रूस, चीन या कनाडा। तो विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश कौन है, आपको बताना है। ये यूपी टेट में 2 बार, एमपी टेट में 1 बार, सीजी टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 2 बार, उत्तराखंड टेट में 2 बार, बार बार देख लीजिए पूछ रहा है। तो सातवां बड़ा देश कौन है, भारत है, इसका आंसर भारत होगा। क्लियर हो गया आपका, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन या भारत। ये भी प्रश्न आपका कम नहीं आएगा। ये प्रश्न आपका सीजी टेट में 2 बार, पंजाब टेट में 1 बार, बंगाल टेट में 2 बार, इस तरह से यह प्रश्न की झड़ी लगी हुई है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो आपका आ जाएगा रूस। कौन आ जाएगा, आपका रूस आ जाएगा, ठीक है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित देश है, भारत जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, प्रश्न ये जो है 101 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और यह यूपी टेट में 2 बार पूछा गया है, असम टेट में 1 बार पूछा गया है, उत्तराखंड टेट में 1 बार पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये कहाँ से है, तो ये JCERT टेक्स्ट बुक से है, ठीक है। और JCERT टेक्स्ट बुक से देखिए ये कितना प्रश्न आपको पूछा गया है। अब देखिएगा, तो भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये जो मेरा गोलार्ध हो गया, ठीक है, ये गोलार्ध, तो ये हो गया उत्तर दक्षिण की हम करते हैं, ठीक है। तो भारत जो है पृथ्वी के यहाँ पर जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत पृथ्वी के, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है भारत के मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, भारत के मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। 1001 बार ही प्रश्न पूछा गया है, 1-2 बार की बात मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सभी लगभग शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कीजिएगा तो सभी राज्यों में एक बार ही प्रश्न आ चुका है, आपके झारखंड में भी आ चुका है, ठीक है। विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा या कर्क रेखा, ठीक है। तो भारत के मध्य भाग से होकर के जो रेखा गुजरती है उसका नाम है देखिए कर्क रेखा। आपको बता दे रहे, देखिए अभी इसमें लास्ट तक बने हुए रहेगा। अभी आपको कर्क रेखा वाला एक प्रश्न देखिएगा हर बार आपको आता है, और कर्क रेखा वाला भी हम ये प्रश्न को यहाँ पर आगे ट्रिक के माध्यम से भी बताए हुए हैं, इसलिए वीडियो को छोड़ करके कहीं भागिएगा नहीं तो ट्रिक आपको खो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यह प्रश्न 1001 बार आया हुआ है। और कर्क रेखा वाला एक प्रश्न आपके भी एग्जाम जेटेट में भी आया हुआ है, अभी इसके नीचे है, वो अभी हम सारा कुछ आपको इसमें दिखा देंगे, ठीक है। तो आप बने हुए रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा, और हो सके तो यहाँ से 500 रुपये में आप सारी क्लासेज, नोट्स, वीडियो लेने के लिए जरूर जुड़ जाइएगा, जो कि आपको बहुत ही चीप रेट में दिया जा रहा है। अब देखिए कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या सभी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर नाम याद करना पड़ेगा कि किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उसका ट्रिक देखिए अभी इसके जस्ट नीचे जो है आपको हम दे दिए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रिक है, गमछा झार ना, गमछा झार। तो देखिए ग से हो गया गुजरात, यानी गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है। म से हो गया मध्य प्रदेश ना, और गमछा ये था, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, यानी गुजरात से भी कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अभी इसका ट्रिक देंगे, अभी बने हुए रहेगा, जुड़े हुए रहेगा, ठीक है। इसमें से कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती नहीं है, नहीं गुजरती है, ठीक है। झारखंड,
झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये भी प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, नहीं कर्क रेखा वाला आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि किन राज्यों से होकर गुजरती है और किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती, कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। इसका ट्रिक के साथ अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो नोट्स लेते हैं उनके लिए देखिए बना हुआ है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनका नाम याद रखने का ट्रिक। यहाँ से याद कर लीजिएगा। तो कर्क रेखा में कभी कुछ पूछ देगा, कभी कुछ पूछ देगा, तो बस इस ट्रिक से आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, राज्य का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी ऑप्शन में होगा आप वहाँ देखते रहिएगा और बनाते रहिएगा। ठीक है, देखिए एक ट्रिक है यहाँ पर आपको बनाया गया है, गमछा क्या है, गमछा झार मित्र पर राजा, गमछा झार मित्र पर राजा। ग से देखिए गुजरात, यानी गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है। म से देखिए मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। छ में देखिए यहाँ पर है छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। और झार, झार से देखिए हो जाएगा झारखंड, झारखंड, तो यहाँ झारप झारखंड याद रखिएगा। मित्र में मिस हो जाएगा मिजोरम, त्रस हो जाएगा त्रिपुरा। पर से देखिए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और राजा ना, तो राज से हो जाएगा राजस्थान। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरह से। गमछा, देखिए गमछा हो गया, तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा में छ से छत्तीसगढ़। झार, झार से झारखंड। मित्र, मित्र में मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल और राज से राजस्थान। यानी इतने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इनका यदि आप नाम याद कर लेते हैं तो पूछेगा कि किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, वहाँ नाम देख लीजिएगा कि इसमें से कौन कौन राज्य है और नहीं है। पहले अपना जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर इस तरह का लिख के अपना राज्य का नाम सजा लीजिएगा। आप पूछेगा तो बता दीजिएगा। ये तो 101% आपको बता देता है, 100% फिक्स है कि यहाँ से एक प्रश्न छपेगा तो छपेगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। ठीक है, एकदम 100% आपको श्योर कर दे रहे, इसलिए ये वाला चीज़ को एकदम देख लीजिएगा आप सभी ना। और देखिए हम आपको क्या करते हैं, हम आपको सारा इंपॉर्टेंट चीज़ को हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं वीडियो में। तो वीडियो तो देखना कभी भी नहीं भूलिएगा नोट्स के साथ साथ। अगर खाली नोट्स लेके पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि वहाँ भी नंबर कम होने जा रहा है, लेकिन नोट्स और वीडियो दोनों देख रहे हैं तो आपका समझिए कि 10 नंबर बढ़ने वाला है। इसलिए दोनों ही देखते चलिएगा, समय जरूर दीजिएगा, समय दीजिएगा तभी आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 1001 बार ये भी प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न जेटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, असम टेट में पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया, उत्तराखंड टेट में पूछा गया। अब बताइए बहुत राज्यों में है तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6 7 8 या 9। तो अभी देखे थे 8 राज्य थी। राज्य का नाम याद करने का भी ट्रिक अभी इसके पहले दिए आपको। गमछा क्या था, गमछा झार मित्र पर राजा, यही था ना, गमछा झार मित्र पर राजा, यही था। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, यही था ना, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप सभी को। यह एक कर्क रेखा आपको छोड़ेगा नहीं, जरूर यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा ना। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने घंटे पहले दिखेगा। ठीक है, देखिए पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर जो यहाँ अंतर होता है समय का जाने का, तो वो अंतर कितना होता है वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो पश्चिम में क्या है, गुजरात की कच्छ है, और पूर्व में क्या है तो अरुणाचल प्रदेश है। इसका कल भी वीडियो हम आपको दिए हुए थे इसको बना करके कि पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। ठीक है, सारा चीज़ को देख लीजिएगा उस वीडियो में। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने घंटे पहले दिखेगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है समय होता है 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा। और ये प्रश्न 11 बार पूछा गया है, अभी तक देखा गया है तो 11 बार पूछा गया है। यूपी टेट में जो है 2 बार पूछा गया है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न आए हुए थे, तो आप सभी इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने ये चैप्टर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका तीनों पार्ट देख लीजिएगा। कल इसका पार्ट 1 हुआ था, आज इसका पार्ट 2 दे रहे हैं और नेक्स्ट डे इसका पार्ट 3 देंगे। तीनों पार्ट 3 से एक एक प्रश्न आपका अवश्य रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो ये आपके लिए जीके सेक्शन में जा रहा है। किस सेक्शन में जा रहा है, जीके सेक्शन में। और जो 6 से 8 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करे तो उसके लिए यह किस में जा रहा है, तो ये आपको चला जा रहा है हिस्ट्री यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चला जा रहा है। तो आप सभी दोनों के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। अगला, 2 छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में लगभग कितने घंटे का, 2 छोर जैसे पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, इसके बीच के भाग
उत्तरी छोर दक्षिणी छोर के बीच भाग के स्थानीय मान में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है। ये प्रश्न जो है 151 बार पूछा गया है। ये प्रश्न जो है 151 बार पूछा गया है कि कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 घंटे, यानी 2 छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में लगभग अंतर जो होता है वो आपका कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट्स जो लेते हैं, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोरों पर स्थित स्थानीय मान में लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। कितने का, 2 घंटे का अंतर होता है 2 छोरों के स्थानीय बीच के में। भारत का मानक समय माना गया है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना माना गया है, भारत का मानक समय कितना माना गया है, 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 81.5 डिग्री पश्चिम देशांतर, या यहाँ पर दिया हुआ है 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। 82.5 डिग्री याद रखिएगा, कितने याद रखिएगा, 82.5 डिग्री। और ये 1001 बारी प्रश्न पूछा गया, बहुत ही MBBI प्रश्न है, बहुत ही MBBI प्रश्न है, एकदम देख लीजिएगा इसको ठीक से। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं, भारत की स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं, 4 देश, 5 देश, 6 देश, 7 देश, बस जुड़े हुए रहिएगा। अभी भारत के पड़ोसी देश का नाम याद रखने का भी आपको ट्रिक इसी वीडियो मिल जाएगा, याद रखने का ट्रिक भी अभी इसमें बना हुआ है, बस जुड़े रहिएगा लास्ट तक, बीच में जाइएगा ना तो धोखा खा जाइएगा। ठीक है, तो जुड़ करके लास्ट तक देखा कीजिए, कोई भी वीडियो आपको बहुत अच्छा चीज़ इसमें मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, ट्रिकी भी है, सब कुछ इसमें हमने जुगाड़ किया है आप सभी के लिए। ठीक है, तो भारत के स्थलीय सीमा में कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 देश, कितने आ जाएंगे, 7 देश है। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है बताना है आपको। तो अगर देखिए ऐसा प्रश्न तो एगो फिक्स आएगा आपके एग्जाम में एगो ये प्रश्न यहाँ से फिक्स आएगा, समझ गए हैं। तो इसको कैसे कीजिएगा, तो जब पड़ोसी देश का नाम ही नहीं याद रहेगा तो आप ये प्रश्न का जवाब दे नहीं पाइएगा, इसीलिए पड़ोसी देश का नाम याद कर लेना है। ठीक है, तो इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है, इंडोनेशिया, जापान, रूस, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी अफगानिस्तान है। ठीक है, ये झारखंड में अभी तक 11 बार प्रश्न आया है, झारखंड में 11 बारी प्रश्न आया है, आपको बता दे रहे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो भारत के पड़ोसी देश का नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक आपको हम दे देते हैं, जिससे पड़ोसी देश से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी पूछ दे तो आप यहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा, कन्फ्यूज होइए मत कीजिएगा, एकदम डायरेक्ट मारिएगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए यहाँ पर आपको कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन से नहीं होकर गुजरती, ये ऐसा प्रश्न आएगा एगो, तो उसके लिए आपको क्या बोलें कि कर्क रेखा कौन कौन राज्य में है गुजरती है, उसका नाम ही याद कर लीजिए और कॉपिया पर पहले ही लिख लीजिएगा। अब उसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, किन राज्यों से होकर गुजरती है तो उसमें से एगो मिलेगा, किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है तो उसमें 3 को मिलेगा, एगो नहीं मिलेगा, यही ना होगा, तो उसको देख लेना। इसी तरह से पड़ोसी देश से भी एक प्रश्न हर बार पूछ रहा है तो आप पड़ोसी देश का नाम ही याद कर लीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पड़ोसी देश का नाम कैसे याद करते हैं। देखिए पड़ोसी देश, बहुत कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हैं हमने बचपन में MBA किया, बोलता है ना कहाँ क्या किया है आप, तो बोलते हैं कि MBA किए, कोई बोलते हैं BA किए, कोई बोलता है CA किए, कहता है तो आप कहिएगा बचपन में MBA किया। ये क्यों कहिएगा, तो ये पड़ोसी देश का नाम याद रखने का ट्रिक है, पड़ोसी देश का नाम याद रखने का ट्रिक है, कोनो ऐसी पागल तरी नहीं रट रहे हैं हम, इसको रट रहे हैं किस कारण से, पड़ोसी देश का नाम याद करने के कारण से। और ये और कहे ला रट रहे हैं, तो जो हमको 2-3 नंबर 4 नंबर खातिर आज तक जो फेल कर रहे थे, अब वो हमको पास करना है, अब वो हमको पास करना है। इसके पहले भी लोग 2-4 नंबर से फेल किए थे लेकिन वो पढ़ाई में नहीं जुड़े थे, लेकिन अब आप जुड़ गए हैं ना, तो ये सब चीज़ जो मिल रहा है तो यही आपका 4-10 नंबर बढ़ा देगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसा चीज़ को देखिएगा आप लोग, फालतू जगह मत जाइएगा, यही सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि ट्रिकी, बेसिकली और ऑब्जेक्टिव सारा कुछ हम करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 500 रुपये में आप जुड़ जाइएगा, सारा नोट्स भी उसके साथ क्लास भी, इससे और ज़्यादा क्या ऑफर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बचपन में MBA किया, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और न से नेपाल। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल में कुछ नहीं है, वाक्य सुटेबल बनाने के लिए किया गया है। MBA से याद रखिएगा, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान, और किया का मतलब कुछ नहीं, यानी सिर्फ बचपन और MBA ये 2 को याद रखना है। ठीक है, और वाक्य को सुटेबल बनाने के लिए बचपन में MBA किया हमने लिखा हुआ था, तो मैं का कोई अर्थ नहीं होगा, किया का कोई अर्थ नहीं होगा, सिर्फ बचपन में। देखिए बांग्लादेश 1,
चीन 2, पाकिस्तान 3, नेपाल 4 और म्यांमार 5, भूटान 6, अफगानिस्तान 7, यानी 7 गो पड़ोसी देश है। ठीक है, 7 गो पड़ोसी देश है। देखिए ये क्षेत्रफल के अनुसार भी बनाया हुआ है। सबसे अधिक कौन लगेगा? बांग्लादेश, उसके बाद कौन लगेगा? चीन इसकी सीमा से, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। इस तरह से बनाया हुआ है, उसको भी क्लियर रखिएगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? अभी बताए थे बचपन ना, बांग्लादेश का, यानी शुरू बार जो है वो सबसे अधिक वाला है, तो बांग्लादेश का सटेगा सबसे अधिक स्थलीय सीमा। तो राइट आंसर सी इसका बांग्लादेश हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? देखिए ये सीमा रेखा जो है ना हर बार पूछा जाता है, और ये प्रश्न तो 1001 बार आपको पूछा गया है, 1-2 बार की बातें मत कीजिएगा। ठीक है, तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ठीक है, चीन के लिए CH होता है ना, तो च को कभी कभी CH को क भी लोग पढ़ते हैं ना। जैसे देखिएगा CHEMEST है, तो क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री थोड़े पढ़ते हैं जी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना। तो उसी तरह से भारत और चीन के बीच रहेगा ना, तो मैक लगाइएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, 1-2 बार की बात मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा या कोई नहीं। तो देखिए भारत और पाकिस्तान जो होता है ना जी, भारत और पाकिस्तान, उसके बीच रेड लाइन खींचल है, रेड लाइन खींचल है। कौन लाइन? रेड लाइन। तो रेड लाइन से क्या हो जाएगा? रेड लाइन, तो रेड लाइन से लिख दीजिएगा रेडक्लिफ रेखा। रेड लाइन से क्या लिख दीजिएगा? रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान, मंगोलिया, सीरिया या सभी जगह? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, थार मरुस्थल आप जानते हैं ये राजस्थान में स्थित है। सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? JSSC में देखिए पूछा गया था, सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? बिहार, गुजरात, राजस्थान या झारखंड, किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए सारंडा जो है झारखंड राज्य में है। ठीक है, झारखंड राज्य का वन है और बहुत ही विस्तृत और बहुत ही विशाल वन है। ठीक है, भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? JSSC में 2 बार ये प्रश्न आ गया, देखिए। ठीक है, और कहाँ छिपा हुआ है? तो JCRT टेक्स्ट बुक में छिपा हुआ है और क्लास 8 का एक्सरसाइज 2 में। ठीक है, मिल रहा है ना? मिल रहा है बहुत ज़्यादा। 57%, 32%, 35% या कोई नहीं। तो भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 57% है। ठीक है, भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%, 25%, 22% या 23%। ठीक है, तो भारत में वन जो है कितना प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? 22% पर। और होना कितना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए। ठीक है, जो कि कम है यहाँ पे। अगला है, भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? जो जमीन होता है उसका ऊपरी परत क्या कहलाता है? चट्टान, मृदा, खनिज या कोई नहीं। तो ये जो मेरा भूपृष्ठ है इसका ऊपरी परत जिस पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, ये जो होता है उसको मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, ये प्रश्न अभी तक JSSC में 4 बार ना, ये एकदम दिमाग में याद रख लीजिएगा। माइका युक्त मिट्टी किसको, या ढिबरी युक्त मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ये सभी कहाँ पाया जाता है? या अबरक वाली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ये सभी जो है आपको झारखंड के कोडरमा जिले में पाया जाता है। ठीक है, कोडरमा जिला में आप जैसे प्रवेश कीजिएगा ना, तो सारा रोड चमकता हुआ मिलेगा। सारा रोड क्या हुआ? चमकता हुआ मिलता है। चमकने का कारण क्या है? तो वहाँ पर अबरक का खान है, अबरक का खदान है, जिसके कारण जो भी लोग मायका ले जाते हैं उसको, अबरक को मायका भी बोला जाता है। ठीक है, मायका बोला जाता है, उसी को माइका हम लोग बोलते हैं, उसी को ढिबरा हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढिबरा। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको छोड़ने वाला नहीं है। ये प्रश्न आपका जेटेट में भी आया था, अगर आप देखे होंगे तो। ठीक है, तो माइका युक्त मिट्टी या अबरक युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? या चमकती हुई मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? कुछ कह सकता है, वो आपको कोडरमा में डाल देना है। किस में डाल देना है? कोडरमा में। राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या कुछ नहीं? देखिए, ये अभी जब झारखंड हम आपको पढ़ाएंगे ना, झारखंड, तो उसमें झारखंड जीके का 10 ऐसा ट्रिक है जिससे आपका पूरा झारखंड कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो मिट्टी वाला भी ट्रिक हम देंगे। फिलहाल इसका एक ट्रिक है, राजा साहेब जानत बड़े पलामू के जलवा लाल। ठीक पा, राजा साहेब जानत बड़े पलामू के जलवा लाल। तो राजा के सामने आएगा का,
ना। और राजस्व यानी राजमहल ट्रैप, उसमें क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, इसका हम ट्रिक देंगे। आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि झारखंड जीके का ट्रिक चाहिए, आपको झारखंड जीके हम ट्रिक से यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन कमेंट आपको जरूर करना होगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? ये भी जेएसएससी में पूछा गया है। समुच्च रेखीय जुताई, ढाल वाली जुताई, दुग्ध मेखला जुताई या हरा वर्णक जुताई। ठीक है, तो ढाल वाले स्थान पर समुच्च रेखीय जुताई की जाती है। धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन या कोई नहीं। देखिए, कोई भी फसल जो होता है ना, तो कोई भी फसल वो मिट्टी से क्या अवशोषण करता है? नाइट्रोजन। क्या अवशोषण करता है? नाइट्रोजन। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि एक ही स्थान पर लगातार एक फसल नहीं लगाना चाहिए, बदल बदल कर लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप एक ही जगह पर आपने यहाँ पर अगर फसल जो किया वो आपका जो था चना का है, तो वहाँ पर मिट्टी में क्या हो जाता है? दलहन का है, तो नाइट्रोजन की प्रधानता हो जाती है, नाइट्रोजन अधिक हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम किस तरह का फसल कर लेते हैं? वहाँ पर नाइट्रोजन जो अवशोषण करने वाला है उसमें गेहूं कर लेंगे, उसमें मक्का कर लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पर? तो जो मिट्टी है उसका बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक एक फसल अगर दलहनी करते हैं तो दूसरी फसल जो है यहाँ पर हम लोग खरीफ फसल को भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला, दलहन पौधे की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करती है? दलहन पौधे की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करती है? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस। ठीक है, तो दलहनी पौधों की जड़ें में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन का पोषण ये करती है। ठीक है, किसका पोषण करती है? नाइट्रोजन का। दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ये प्रश्न आपका जेएसएससी में 3 बार पूछ दिया गया है। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है? हरा फल होता है, लेग्यूम होता है, राइजोबियम होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो दलहनी पौधों के जड़ों में सूक्ष्म जीव राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है, जो मिट्टी में पोषक तत्वों को प्रदान करता है। जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या कोई नहीं। ठीक है, तो जल क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये प्राकृतिक प्रदत्त है। अगर कम होती है तो फिर प्रकृति द्वारा यहाँ पर फिर से हो जाती है, यानी इससे जल चक्र का काम चलते रहता है, जल चक्र का काम चलते रहता है, इसलिए जल जो है आपको नवीकरणीय संसाधन में चला जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3, 2/3, 3/4 या कोई नहीं। ठीक है, देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन, एक 2/3 भाग भी कहीं को देखने को मिलता है, कहीं पर 3/4 भाग भी देखने को मिलता है, लेकिन ये दोनों चीज एक साथ नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, चाहे तो 3/4 दिया रहता है, चाहे तो 2/3 दिया हुआ रहता है। अगर दोनों भी है तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि 3/4 में मारिएगा। ठीक है, 3/4 में मार लीजिएगा। ओके, और ये नहीं रहे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/3 भाग में। ठीक है, ऑप्शन को देखना पड़ेगा। महासागर का जल किस प्रकार का जल है? लवणीय जल, खारा जल, नमकीन जल या सभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महासागर का जल है वो कैसा है? खारा जल है। महासागरीय जल खारा जल है, इसको कहेंगे तो नमकीन जल है, और उसी को कहते हैं तो लवणीय जल, यानी तीनों कहा जाता है, खारा लवणीय भी कहा जाता है, खारा भी। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो महासागर का जल आप पी नहीं सकते हैं। एक बार सैनिक लोगों ने अपनी गाथा में लिखी हुई थी कि महासागर में जल बहुत है, लेकिन पीने से भी पानी मर रहे हैं। ये सैनिक की कथा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मर्चेंट नेवी लोग जाते हैं तो महासागर में जब भी वो क्या करते हैं, ट्रिप करके आते हैं, तो अगर उनका जो है पानी समाप्त हो जाता है तो क्या है, पानी के ढेर में ही जा रहे हैं, पानी में ही जा रहे हैं, लेकिन क्या है, वो मर सकते हैं पानी के बिना। ठीक है, तो इसलिए महासागर का जल कैसा है? लवणीय है, खारा भी है, नमकीन भी है, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। ठीक है, अगला है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत महासागरीय जल लवणीय जल है? ठीक है, कितना प्रतिशत भाग महासागरीय जल लवणीय जल है? तो पृथ्वी पर कितना है? देखिए यहाँ पर जो महासागर में जल पाया जाता है ना, वो आपका होता है 97%। ठीक है, कितना होता है? 97% होता है वो लवणीय जल है। मतलब ये क्या है? लवणीय जल है, इसी को कहिए खारा जल है। पृथ्वी पर कितना महासागरीय जल है? ठीक है, ये सभी देखिए अब जैसे आर्टिस्ट निकल के आ रहा है और आपको लग रहा है कि हमने परीक्षा दिया था, ये प्रश्न आया था, हमसे छूटा है, तो आप लोग मिस मत कीजिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान को तो ऐसा हम यहाँ पर हलवा बना दिए हैं ना, कि चाहे आप यहाँ पर पॉलिटिकल को देखिएगा, चाहे आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा ज्योग्राफी को, चाहे हिस्ट्री को, पूरा हलवा बना दे रहे हैं। 10th तक का जो आप देख लिए ना, तो यहाँ से चाहे आपका पेपर 3 में छप रहा है, चाहे पेपर 4 में
में छप रहा है, बता दे रहे हैं। यहाँ से आपका प्रश्न अगर पेपर 4 में है तो आपको 40% भिड़ना ही भिड़ना है, और अगर पेपर 3 में है तो यहाँ से तो 60 और 70% आपको लड़ जाएगा, एकदम लड़ेगा। ठीक है, तो आप नोट्स लेना कभी नहीं भूलिएगा और पढ़ना जितना भी हो सके जल्दी जल्दी लेकर के पढ़ लीजिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है। ठीक है, अगला, पृथ्वी पर कितना भाग अलवणीय जल या मीठा जल होता है? देखिए, लवणीय, लवणीय क्या होता है? लवणीय, लवणीय मतलब क्या होता है? लवण युक्त, यानी वो खारा भी होता है, वो नमकीन भी होता है। लेकिन अलवणीय जलवरी, उसमें खारा नहीं रहेगा, नमकीन नहीं रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं मीठा जल। क्या कहते हैं? मीठा जल, जो हम लोग किसका, तो पीने के काम में उपयोग लाते हैं। ठीक है, तो पीने के काम में उपयोग लाते हैं, वो कितना परसेंट है? 4%, 5%, 2% या 2.7%। देखिए, ये प्रश्न अभी तक झारखंड में जो टीचर बनने के लिए था ना, तो ये आपको 2008 में भी आया हुआ था। ठीक है, 2008 का एग्जाम हुआ उसमें भी आया, 2012 का एग्जाम हुआ उसमें भी आया, और यहाँ पर अभी जेटेट में भी ये प्रश्न पूछ दिया गया था। ठीक है, तो ये जल वाला चैप्टर जो है ना, आप देख ही लीजिएगा, एकदम एक प्रश्न यहाँ से आता है। तो अब देखिए, अलवणीय जल या मीठा जल कितना है? ठीक है, तो देखिए इसका जो परसेंटेज है ना, ऐसे 3% होगा, लेकिन आपको 3% बहुत कम देता है, आपको देगा 2.5 या 2.6 या 2.7, इस तरह का नज़दीकी देगा। तो याद रखिएगा 2.5 से लेके 2.9 के बीच वाला जो है उसको आप टिकिंग करिएगा, नहीं तो ऐसे ऑप्शन कंफ्यूज नहीं करता है। यानी 4%, 2%, 3% और देगा यहाँ पर 6%, तो 3% वाला कर लीजिएगा, लेकिन ये 2.5 से 2.9 के बीच में एक ऑप्शन देता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सदाहरित वन के नाम से जानते हैं। एक साथ जो है सभी पत्तियों को नहीं गिराती, वो धीरे धीरे गिरते रहता है। वैसे वन जो किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों की किसी विशेष ऋतु एक साथ गिरा देते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग पर्णपाती वन कहते हैं, जो एक ही साथ अपने सारे पत्तियों को गिरा देते हैं और एक ही साथ वहाँ पर फिर से पत्तियाँ निकलती है उसमें। जंगल में आग लगना क्या कहलाता है? बड़वा नल, दावा नल, पावा नल या कोई नहीं? MVVI प्रश्न इसको है। ठीक है, 1001 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो पूछा कैसा है? तो जो जंगल में आग लगना, और एगो पूछता है पेट में आग लगना को क्या कहते हैं? पेट में आग लगना को क्या कहते हैं? और दूसरा पूछता है जंगल में आग लगना को क्या कहते हैं? ठीक है, एकदम याद रखिएगा, जंगल में आग लगना को क्या कहते हैं और पेट में आग लगना को क्या कहते हैं। दो प्रश्न एकदम 100% छप जाता है। ठीक है, तो देखिए पेट में जो आग लगता है ना, पेट में, तो पेट में हम लोग का पाया जाता है, देखिए बड़ी आंत। क्या पाया जाता है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत पाया जाता है, इसलिए ब से बड़वा नल याद रखिएगा, बड़वा नल याद रखिएगा जी। ठीक है, क्या याद रख लीजिएगा आप लोग? बड़वा नल। पेट में आग लगता है तो पेट में बड़ी आंत पाया जाता है और बड़ी में ब है, इसलिए इसको याद रखिएगा, बड़वा नल। एकदम क्लियर इसको कर लीजिएगा, ऐसी समझिएगा, नहीं तो रटने वाला जो है ना, बड्डी लोग कंफ्यूज किया। और प्रश्न बार बार आपका झारखंड में तो हर बार पूछिए दे रहा है, समझे? तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, अब जंगल में आग लगने वाले को क्या कहेंगे? इसको कैसे याद कर ले कि एकदम दिमागवा में हमारे बनल रहे और हम कहीं ना भुलाएं? अब बताइए कैसे होगा? तो देखिए, जंगल में कैसे याद रखिएगा? जंगल होता है ना जी, तो जंगल में जड़ी बूटी पाया जाता है। जंगल में क्या पाया जाता है? जड़ी बूटी। और जड़ी बूटी से क्या बनता है जी? दवा बनता है। ठीक है, तो जंगल में दावा वाला पेड़ पाया जाता है, तो दावा वाला पाया जाएगा तो ओकरा क्या कहेंगे? दावा वाला के कहेंगे दावा नल। याद हो गया? दावा वाला के क्या कहेंगे? दावा नल। जंगल में तो एकदम याद रखिएगा, जंगल में क्या मिलता है? तो जंगल में क्या मिलता है? दावा। जंगल में क्या मिलता है? दावा। ठीक है, जंगल में पेड़ जड़ी बूटी होता है, जंगल में जड़ी बूटी होता है, जड़ी बूटी से मिलता है दावा, और उसी को हम कहेंगे दावा नल। उसी को क्या कहेंगे? दावा नल। याद हो गया एकदम कंफर्म? तो देखिए, तो जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। एकदम यहाँ से एक प्रश्न छप रहा है। अब बताइए, इसी तरह से जैसे हटेगा, हम सारा चीज आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज अगर 10वां तक आप कर लेते हैं, तो देखिए कोई आप बाजारू किताब लिए होंगे, आज हम आपको 100% मुहर मार के दे देते हैं। कोई आप बाजारू किताब लिए होंगे और खूब रटे होंगे, लेकिन इस तरह से आपको कहीं भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हम आपको यहाँ पर PDF भी दे दे रहे हैं, साथ में आपको यहाँ पर इसका क्लास भी दे दे रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए इतना चीप रेट में? तो आप सभी अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत जुड़ जाइए, और जितना भी समय है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, सब कुछ देख लीजिए इंपॉर्टेंट, कि आपको यहाँ पर स्कोर बढ़ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा,
किस अधिनियम के तहत वन्य जीवों का अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाया गया है? 1978, 1971, 1972 या 1975? तो वन्य जीव अधिकार अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था, इसलिए इसका 1972 ही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई? 1972 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1970 ईस्वी या 1978 ईस्वी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है आपका 1972 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला, भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई? टाइगर रिजर्व प्रश्न जेएसएससी का पूछा गया है 1971, 1972, 1973, 1974। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था वो आपको देखिए 1973 ईस्वी में, किसमें आया था? 1973 ईस्वी में आया हुआ था। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? यह भी पूछे गए प्रश्न है, कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 16, 17, 18 या 19? इसका राइट आंसर है 18। भारत का प्रथम जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किया गया 1981, 1982, 1986 या 1988? तो भारत का प्रथम जैव मंडल क्षेत्र जो है वो आपको 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था। देखिए यहाँ पर नोट्स जो हमसे परचेज करते हैं उनके लिए यहाँ पर बना हुआ है। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, जो नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, तो भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ? 1986 में, और कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? झारखंड में अब तक 10 बार पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, अब तक 10 बार, जौने में जाइए तौने में एकदम डालिए दे रहा है, समझ गए? तो देख लीजिएगा, बेतला नेशनल पार्क, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य, कोई नहीं। ठीक है, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पर झारखंड में ही स्थित अभ्यारण्य हैं। अगला प्रश्न है, बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? देखिए ध्यान दीजिएगा जी, ये प्रश्न झारखंड में, हम झारखंड की केवल बात बता रहे हैं, ये अभी तक 12 बार पूछा गया है। बेतला नेशनल पार्क 12 बार प्रश्न पूछा गया है, 1-2 बार की बात हटा दीजिएगा। देखिए, और हर बार यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज किया है। ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क ये क्या है? बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको देखिए पलामू रहता है और लातेहार नहीं दिया हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा, लातेहार नहीं। तो इसमें क्या होता है, पलामू अगर है तो आप तो पलामू ही टिक कीजिएगा, और ये भी गलत होता है। और 1 मार्क्स मिला था, जेटेट में भी सबको मिला था। ठीक है, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि यह अगर अब पूछे तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, तो आपको पलामू में नहीं मारना है। यह किस जिले में आ गया है? लातेहार में है। ठीक है, तो बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? पलामू में नहीं मारिएगा, क्योंकि पलामू बहुत बार प्रश्न दे के कन्फ्यूज करता है। अगर लातेहार है तो लातेहार को कीजिएगा, क्योंकि यह जो अब लातेहार जिला में आ गया है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर JCERT नोट्स का पूरा यहाँ पर नोट्स और उसके साथ साथ वीडियो आपको डेली शेयर करते हैं, जिससे वहाँ से हज़ारों स्टूडेंट जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। तो आप सभी जुड़ करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, भारत का संविधान है 1001 बार ही प्रश्न पूछा गया है कि भारत का संविधान क्या है, और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आया हुआ है, जहां तक आपका जेटेट में भी आया हुआ यह प्रश्न है। ठीक है, लिखित अलिखित दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा संविधान जो है कैसा है? तो लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान है या कौन सा संविधान है जो अलिखित है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न अभी तक 101 बार आया हुआ प्रश्न है, जो कि आपका यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी पूछा गया है। यूपी टेट में आया है, बिहार टेट में आया है, CG टेट में आया है, तीनों टेट में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ब्रिटेन का संविधान है लिखित अलिखित दोनों या कोई नहीं। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। ठीक है, ये लिखित संविधान की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को कहा जाता है, एक संविधान सभा को उपाधि दी गई है, किसकी उपाधि दी गई है बताना है आपको? उत्तर भारत का, लघु भारत का, दीर्घ भारत का या कोई नहीं। ठीक है, संविधान सभा को कहा जाता है। ये प्रश्न आपका जो है कि आपका पंजाब टेट में आया हुआ था। पंजाब टेट में 1 बार, और हरियाणा टेट में भी 1 बार, और राजस्थान टेट में भी 1 बार यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो संविधान सभा को क्या कहते हैं हम लोग? लघु भारत कहते हैं या मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, लघु भारत कहिएगा। क्या कहिएगा? लघु भारत। संविधान सभा की प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक
या प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1011 बार इस समय आपका प्रश्न पूछा गया है और ये तो लगभग सभी राज्यों के एग्जाम में भी पूछ दिया गया है। ठीक है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई आपको बताना है। 9 दिसंबर 1946, 29 दिसंबर 1947, 8 दिसंबर 1948 या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी उसकी तिथि है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। प्रश्न बार बार आ रहा है, हो सके आपका यहाँ पर जेटेट एग्जाम में आ जाए, एकदम कन्फर्म हो जाइएगा। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो आपका यहाँ पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। ये प्रश्न आपका जो है सीजी टेट का आया हुआ प्रश्न है, एक बार सीजी टेट में पूछा गया है। तो देखिए हर दिन यहाँ अपडेट नोट्स बनता है, ऐसे नहीं कि आपके पहले का नोट्स बन करके रखा हुआ है उसी को हम दे रहे हैं। आपको सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी यहाँ पर हम मद्देनजर देखते हैं, जो कि देखिए कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट पर आपको इस तरह का नोट्स और हैंड रिटेन नोट्स उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपना जेटेट पास करने के लिए नोट्स यहीं से पढ़ने हैं, बाकी कहीं से नहीं पढ़ने हैं। तो सभी को जिनको भी लगता है वो नोट्स के ही कीमत पर आपको यहाँ सारा क्लास भी मिल जा रहा है ग्रुप में, और उसके साथ साथ बात करने की सुविधा है। तो आज ही जुड़े, अभी ही जुड़े, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा में दो तरह के अध्यक्ष हुए थे, एक अस्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी अध्यक्ष। तो जब तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं बने थे उस समय अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, तो वो कौन है बताना है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ठीक है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 1001 बार आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दो का नाम याद रख लीजिएगा। अस्थायी यहाँ भी आ गया है, इसके नीचे भी प्रश्न आ रहा है अस्थायी का भी, उसको भी हम दिखाएंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है अस्थायी में? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अंबेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा के निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम जो था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को बनाया गया था, राइट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? प्रश्न आपका आया हुआ है किसमें? तो सीजी टेट में एक बार आया हुआ है, और यहाँ पर पंजाब टेट की बात कीजिएगा तो इसमें भी एक बार आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका यूपी टेट में भी एक बार आया हुआ है। तो देखिए इस तरह से यहाँ आए हुए और पूछे गए प्रश्न है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या कोई नहीं। राइट आंसर आपका इसमें जो है सी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। आइए इस पर कुछ नोट्स हम देख लेते हैं, क्या क्या इसकी घटनाएं कैसे कैसे हुई थी, सारी चीज़ों को मेंशन भी कर लेंगे हम लोग एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पहला बात हो गया, देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक। वहीं देखिएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। देखिए 9 दिसंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक, 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्या है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है,
13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से तीनों घटना को याद रखिएगा। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। क्लियर। 9 दिसंबर को क्या हो गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 9, 11, 13 एकदम डेट को क्लियर कर लीजिएगा। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। याद रखिएगा, प्रारूप समिति से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप सभी प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनको कौन पद दिया गया था वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें तो हमने जितने प्रश्न बने हैं उसी को दिए हैं, लेकिन आगे और भी इस पर समिति पर और महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जितना JCERT से निकल के आ रहा है बस हम आपको उतना ही दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न की कोई कमी नहीं है। एक चीज़ बता देते हैं आपको, JCERT का जो प्रश्न बन गया ना वो प्रश्न छपना है। जैक की किताब जो है वही ऑथेंटिक किताब है, और जैक से आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रश्न गलत भी है और जैक की किताब में दिया हुआ है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपको मार्क्स मिलेगा। इसलिए जैक की किताब का जो आंसर बना हुआ है उसको गलत भी है तो उसको आपको नोट्स में रखना है, क्योंकि जैक ने दिया है, हम आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा, उसमें हम आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सभी JCERT से है, ऑथेंटिक किताब से है, तो आप उतना ही चीज़ देख करके जाएंगे। ठीक है, यहीं से प्रश्न आपका छपेगा। तो अभी तक देखिए आपको बता देते हैं, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो नहीं ले पा रहे हैं या कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं, जो जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ें, लेकिन एक बार तो नोट्स आप देख ही सकते हैं ना, यहाँ से सारा नोट्स और PDF परचेज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक प्रश्न बना हुआ है, प्रश्न कम है और यहाँ से आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है प्रश्न का एग्जाम में, क्योंकि हर बार अभी आप देखिएगा तो जैक की तरफ से आकलन लिया गया, बहुत ही मज़ेदार एकदम हैंड रिटन नोट्स भिड़ा। सहायक चार्ज में JCERT लिया गया, बहुत ही भिड़ा था। तो आप सभी भी यहाँ से लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला देखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की थी? 29 अगस्त 1945, 29 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 या कोई नहीं। तो देखिए, संविधान सभा ने जो प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी वो की थी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न 1011 बार, 1-2 बार की बात मत कीजिएगा, 1011 बार ही पूछा गया भारतीय संविधान का जनक। हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, जब जौने एग्जाम में जाइएगा ना तो ये वाला प्रश्न दे देता है, एकदम याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न एकदम उठा के पटक दे रहा है, इसलिए आप लोग इसको पहले से पटके हुए रहिएगा ना तो वहाँ पर उठ जाएगा। ठीक है, और आपसे आगे नहीं जा पाएगा। तो इसको एकदम देख लीजिएगा, भारतीय संविधान का जनक बहुत बार और सब राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान को अंगीकृत स्वीकृत कब किया गया बताना है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 26 अक्टूबर 1950 ईस्वी या कोई नहीं। ठीक है, देखिए आप जब किताब में जाइएगा तो आप एक देखिएगा किताब में, जय का किताब में या कहीं भी प्रस्तावना पढ़ना रहता है। क्या रहता है? प्रस्तावना। ठीक है, तो उस प्रस्तावना के लास्ट में आइएगा तो लिखा हो रहेगा आज मिति मार्ग शुक्र सप्तमी एतद्वारा इस संविधान को यहाँ पर अंगीकृत अधिनियमित और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या बोला जाता है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं बोलता है। ठीक है, तो यही तो है कि अंगीकृत कब किया गया, स्वीकृत कब किया गया, तो वो डेट है आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ठीक है, कौन है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखिएगा मिलेगा, तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तावना को भी देख लीजिएगा।
भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ कब हुआ? 1001 बार प्रश्न, 1001 बार। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहा है क्लास 6 का और JCERT से है, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 से 7 तक का है, पूरा एकदम क्लियर लिखा हुआ। देखिए हमारा नोट्स में चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको दे रहे हैं, कहीं भी ये नहीं है कि आपको बाहर का एक भी प्रश्न मिलेगा। इसके बाद तो प्रैक्टिस सेट भी आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट इसके बाद करवाया जाएगा। तो आप सभी यहीं से पढ़िएगा। देखिए कहीं भी आप जुड़ गए हैं कोई मतलब नहीं है, नोट्स तो JCERT का ही ऑथेंटिक पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि सिलेबस में तो स्पष्ट कर दिया गया है ना कि JCERT किताब से पूछेगा। तो आप बाहर से प्रश्नों को ज़्यादा देखने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि प्रश्न की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आपको पास बहुत कम पड़ेगा और बहुत कम समय है, इसलिए ऑथेंटिक चीज़ को देख के जाइए। 500 प्रश्न अगर आप पढ़ते हैं तो यहीं से 10 प्रश्न आ जाएगा, और वहाँ 5000 प्रश्न पढ़िएगा तो वहाँ से 1 प्रश्न हो सकता है, लेकिन 500वां वाला देख लीजिएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो हमको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, जिसके एवज में हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा? 1011 बार प्रश्न पूछा गया है, हो सके कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है। और ये यूपी टेट में 3 बार, बिहार टेट में 1 बार, CG टेट में 1 बार पूछा गया है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 15 दिन, 3 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में जो समय लगा है वो है आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यही लगा था। देश का संवैधानिक प्रधान होता है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है, कौन होता है आपको बताना है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं, ठीक है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। और यह यूपी टेट में 1 बार, CG में 1 बार, पंजाब में 1 बार, हरियाणा में 1 बार, चारों जगह ये पूछा है देश का संवैधानिक प्रधान, ठीक है। तो आपका भी पारी हो सकता है, आप सभी देख के जाइएगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं, ठीक है। तो देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे यहाँ पर। देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? ये भी प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। और यह यूपी टेट में 1 बार और CG टेट में 1 बार और पंजाब टेट में 1 बार, तीनों में 1-1 बार पूछा है अभी तक, ठीक है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं, ठीक है। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो हो गए वो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर का केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? याद रखिएगा छोटा नागपुर। देखिए इसीलिए क्या होता है ना, आपको JCERT किताब पढ़ना पड़ता है, यही सब रीजन से। JCERT क्या होता है? तो हर किताब के नीचे, हर चैप्टर के नीचे आप देखिएगा यहाँ पर झारखंड का जिक्र कर दिया जाता है। ऐसा प्रश्न कहाँ मिलेगा? कहीं मिलेगा नहीं ना मिलेगा। अब कहिएगा कि कहाँ से आ गया था जी, तो यही सब प्रश्न आपको JCERT पढ़िएगा ना तो आपको झारखंड देखने का जरूरी पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। अगर झारखंड से कुछ पूछ भी रहा है ना तो जितना JCERT किताबों में दिया हुआ है वही पूछ रहा है, तो इसीलिए JCERT आपको देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और देखिए हम तो आपको बहुत ही कम कीमतों पर आप सभी विद्यार्थियों को देखते हुए यहाँ पर कम रेट पर आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो बात करने की सुविधा हो, सब कुछ सिर्फ 500 रुपये में। छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है जयपाल सिंह मुंडा, बाबूराम नारायण सिंह, रीता फारिया, नीलांबर, ठीक है। तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? याद हो गया होगा आपको, बाबूराम नारायण सिंह को। किसको? बाबूराम नारायण सिंह को, ठीक है। अगला है बाबूराम नारायण सिंह को छोटा नागपुर की केसरी का उपाधि किसने दिया? देखिए ये प्रश्न अभी तक झारखंड में जितना एग्जाम हुआ सब एग्जाम में लगभग पूछा है, सब एग्जाम में लगभग ये वाला प्रश्न आया है झारखंड में, ठीक है। तो बाबूराम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का उपाधि किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं, ठीक है। तो बाबूराम नारायण सिंह को जो उपाधि दिए थे वो आपके थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरकार के कितने अंग है आपको बताना, सरकार के कितने अंग है? 1, 2, 3 या 4, ठीक है। तो सरकार के जो अंग है वो आपके हैं 3। सरकार के कितने अंग हैं? 3 है। वो कौन आता है? तो हम लोग देते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसी तीनों को यहाँ पर सरकार के अंग के नाम से जानते हैं। तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा।
इसमें सरकार के कौन कौन अंग है, इसमें सरकार के कौन कौन अंग है आपको बताना है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी हो जाएगा। सरकार के जो अंग है ये सभी हैं, ठीक है। यूपी टेट में 2 बार, एमपी टेट में 1 बार, सीजी टेट में 1 बार, पंजाब टेट में 1 बार, ठीक है। सरकार का अंग ये पूछा गया है। अगला देखिएगा, सरकार के कौन से अंग के पास कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। सरकार के कौन से अंग के पास कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं, ठीक है, या सभी, ठीक है। तो देखिए ये जो कानून बनाती है ना वो आपका बनाती है विधायिका। विधायिका कानून बनाती है, ठीक है। विधायिका कानून बनाती है, याद रखिएगा। अगला है, विधायिका के अंतर्गत आता है, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। संसद भवन, विधानमंडल, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो विधायिका के अंतर्गत संसद भवन भी आता है, विधानमंडल भी आता है, यानी इसका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को लागू करने की जिम्मेवारी किनका होता है। जब विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है तो उनकी नीति को लागू करने की जिम्मेवारी किनको होगी। विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को या किसी को नहीं, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो जिम्मेवारी होगा वो आपका कार्यपालिका का होगा कि उनका नियम जो आया उसको लागू करवाएं, तो ये कार्यपालिका में चला जाएगा। सरकार की प्रशासनिक इकाई है, सरकार की प्रशासनिक इकाई है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं, ठीक है। सरकार की प्रशासनिक इकाई जो होती है वो आपका माना जाता है कार्यपालिका को, ठीक है। किसको माना जाता है, कार्यपालिका को। कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी, ठीक है। देखिए, कानून का पालन नहीं करने सजा देने का कार्य कौन करता है। कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य कौन करता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, न्यायपालिका। क्योंकि देखिए विधायिका क्या की, कानून बनाई, कार्यपालिका क्या की, उसको लागू करवाई, और लागू करने वाले को नहीं मानेगा तो उसका न्याय कौन दिलाएगा, न्यायपालिका दिलाएगा। तो ये न्यायपालिका हो जाएगा। न्यायपालिका का अंग है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सभी। तो न्यायपालिका का जो अंग है सर्वोच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, जिला न्यायालय भी है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। बहुत ही, ये देखिए प्रश्न 1001 बार ही पूछा गया है न्यायपालिका का अंग, एकदम याद रख लीजिएगा। प्रश्न छप रहा है तो यहीं से छप रहा है, एकदम क्लियर। तो अभी तक छपा भी है, आबरी भी छपेगा, बस देख लेना है आपको। कानून की रक्षा कौन करता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं, ठीक है। तो कानून की रक्षा करने का काम किसका है, न्यायपालिका का है। किसका है, न्यायपालिका का है। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश को मिला। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश को मिला। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1001 बार आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है, हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप सभी इसको जरूर देख करके आइएगा, इसलिए आप सभी इसको जरूर देख करके आइएगा, ठीक है। तो विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे पहले किस देश को दिया गया, तो वो आपका था न्यूजीलैंड। किस देश को मिला था, न्यूजीलैंड को मिला था। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखिए आएंगे एग्जाम में, कन्फर्म रहिए। और आपको लगेगा कि प्रश्न आया कहाँ से था, तो आया कहीं से नहीं था, आया JCERT से था। और आप तैयारी कहाँ कर रहे थे, बहुत ही बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर रहे थे, वहाँ कुछ नहीं मिला। और ज़्यादा परीक्षा पैसा दे करके ही पढ़ा आदमी, और अंक भी कम आया, देखते रह गए। तो इसलिए कम प्रश्न को पढ़िए, सेलेक्टेड प्रश्न को पढ़िए और अच्छा मार्क्स ला करके जेटेट को पास कीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 1928 ईस्वी, ठीक है। तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है आपको 1920 ईस्वी में मिला था। प्रश्न 111 बार पूछा गया है। और यहाँ पर टेट में देखिएगा तो पंजाब टेट में 1 बार आया, राजस्थान टेट में 1 बार आया, यूपी टेट में 2 बार आया, बिहार टेट में 1 बार आया, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920, 1922, 1928 या कब मिला, ठीक है। राइट आंसर का डी है 1928। पहले कहाँ मिला, तो पहले आपको मिला यहाँ पर देखिए अमेरिका में। कब मिला, 1920 में। उसके बाद कहाँ मिला, इंग्लैंड में मिला। इंग्लैंड में कब मिला, 1928 में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, राजतंत्रीय सरकार में निर्णय किसके हाथ में होता है, ठीक है। तो राजतंत्रीय सरकार में निर्णय जो होता है
वो यहाँ पर राजतंत्रीय सरकार और प्रजातंत्रीय सरकार होता है। ठीक है, तो राजतंत्रीय सरकार में राजा रानी निर्णय लेते हैं, राजा रानी, और प्रजातंत्रीय सरकार में प्रजा यानी जनता मुख्य होती है, जनता भाग लेती है। ठीक है, तो राजतंत्रीय सरकार में राजा रानी भाग लेते हैं ना। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, भारत, ब्राजील या कोई नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? क्लियर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर देखिएगा आपका जो है भारत। कौन है? भारत। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, आपका याद रखिएगा भारत का ना, क्लियर रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक दो बार की बात दिमाग से निकाल दीजिएगा आप लोग। 1001 बार पूछा गया है और सभी राज्यों के टेट में पूछा गया है, और यहाँ पर झारखंड टेट में भी पूछा गया है, इसमें भी पूछ दिया है। ठीक है, हो सके कि फिर से रिपीट हो जाए, तो आप सभी जरूर देख करके जाइएगा। यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी। ठीक है, तो यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। ये सभी प्रश्न आपके आए हुए थे, आपने देखा। तो अब इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम आएंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए सारी क्लासेस शुरू है, सभी की क्लासेस चल रही है। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही सरल पढ़ाई आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, कोई डिस्टर्बिंग नहीं। आपको सारा नोट्स, सारा वीडियो, बात करने की सुविधा, सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नोट्स की कीमत पर ही 500 रुपये में प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो आप सभी, अभी वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया देखिए 9631054226 पर अभी संपर्क कर सकते हैं।